जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर नए ऊर्जा के साथ। मुझे विश्वास है कि आप लोग भी ऊर्जावान होंगे। हम चर्चा कर रहे थे पूर्व के वीडियो में एविडेंस एक्ट का। आज हम चर्चा करेंगे अध्याय 6 का, जिसका टाइटल है ऑफ द एक्सक्लूशन ऑफ ओरल बाई डॉक्यूमेंट्स बाई एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। मतलब जो डॉक्यूमेंट के रूप में कोई बातें हैं उसको मौखिक साक्ष्य के द्वारा अपवर्जन किया जाएगा। इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। ये अध्याय 6 में दिया गया है। विषय पे आने से पहले मेरा निवेदन है कि अभी तक मेरे इस चैनल को जिन व्यक्तियों द्वारा सब्सक्राइब नहीं किया गया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। साथ में वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अन्य लोगों को भी शेयर करें ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकें। विषय पर आते हैं हम। अध्याय 6 को जब हम देखते हैं तो इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो क्वेश्चन बनता है पेटेंट एम्बिग्यूटी और लेटेंट एम्बिग्यूटी क्या है। इससे संबंधित धारा जो है 93-94 है, जिसको पेटेंट एम्बिग्यूटी के रूप में हम लोग देखते हैं। 95, 96, 97 जो है धारा लेटेंट एम्बिग्यूटी के बारे में देखते हैं इसको। और ये जो पेटेंट एम्बिग्यूटी होता है उसके बारे में साक्ष्य नहीं दिया जा सकता है, जबकि लेटेंट यदि एम्बिग्यूटी होता है तो उसके बारे में साक्ष्य दिया जा सकता है। हिंदी में इसको प्रत्यक्ष संदिग्धार्थ कहते हैं या अप्रत्यक्ष संदिग्धार्थ कहते हैं। समय मिलेगा तो इसका चर्चा करेंगे। अभी हम आज चर्चा करेंगे धारा 91 और 92 का, और इसको रिलेट करके हम लोग देखते हैं धारा 59 और धारा 61 से। धारा 91 में जो बातें कही गई हैं ये कही गई हैं कि यदि कोई संविदा है या अनुदान है या कोई संपत्ति का किसी प्रकार का अन्य बयान है और उसको लिखित फॉर्म में कर लिया गया, यानी कि रिटन इंस्ट्रूमेंट के रूप में उसको कर लिया गया है, या जो ऐसे कोई संविदा या अनुदान है जिसके बारे में विधि अपेक्षा करती है कि उसका रजिस्ट्रीकृत होना जरूरी है, लिखित रूप में रजिस्ट्रीकृत होना जरूरी है, तो ऐसे संविदा के बारे में किसी भी प्रकार के उसके जो अंतर्वस्तु है उसके बारे में किसी प्रकार का ओरल एविडेंस नहीं दिया जा सकता है। यानी कि वो दस्तावेज स्वयं प्रस्तुत किया जाएगा, या जो धारा 61 में बात कही गई है कि प्राथमिक साक्ष्य द्वारा या तो द्वितीयक साक्ष्य द्वारा, और जो धारा 64 में दिया गया है कि यदि प्राथमिक साक्ष्य नहीं है तो 65 में किस कंडीशन में उसका द्वितीयक साक्ष्य दिया जाएगा। तो ये कुल मिलाकर के धारा 91 का कहना यही है कि यदि कोई संविदा, अनुदान या कोई संपत्ति का अन्य बयान है जो कोई लिखित रूप में उसको कर लिया गया है, या कोई रजिस्ट्रीकृत है या रजिस्ट्रीकरण की अपेक्षाएं हैं विधि द्वारा। जैसे आपका देखेंगे कि संपत्ति अंतरण अधिनियम में जो धारा 54 है ये बताता है कि यदि कोई 100 रुपये से ऊपर का कोई भी संपत्ति है तो उसका रजिस्ट्रीकरण और लिखित रूप में होना जरूरी है, मौखिक रूप में उसका संभव नहीं है। इसी प्रकार से जैसे बंधक वगैरह है उसका भी है कि आपका लिखित में होना ज़रूरी है। कई चीज़ें हैं, जैसे दान वगैरह में है कि यदि आप संपत्ति का दान कर रहे हैं तो उसमें भी अगर जो जंगम संपत्ति है तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन स्थावर संपत्ति है तो उसका लिखित होना ज़रूरी है। तो ये कहने का सेंस हमारी ये है कि जो विधि की अपेक्षा है कि जिस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो उस अपेक्षाओं के अनुरूप जो जो डॉक्यूमेंट हो सकते हैं उन डॉक्यूमेंट के बारे में यदि कोई एविडेंस देना है तो उसका ओरल एविडेंस नहीं दिया जाएगा। धारा 91 सीधे सीधे यही कहता है। और यदि संभव है तो उसकी जो प्राइमरी एविडेंस है या तो सेकेंडरी एविडेंस, जो जैसा स्थिति जैसा सिचुएशन बनेगा दिया जा सकता है, लेकिन ओरल एविडेंस कभी नहीं दिया जा सकता है। यही बात धारा 59 भी कह रहा है कि यदि कोई दस्तावेज के अंतर्वस्तु का साक्ष्य देना है उसके सिवाय सारे साक्ष्य जो है मौखिक साक्ष्य से दिए जाएंगे। धारा 61 भी यही कह रहा है कि यदि कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है तो उसका प्राइमरी एविडेंस दिया जा सकता है या तो सेकेंडरी एविडेंस के रूप में दिया जा सकता है। और धारा 65 बताता है कि यदि प्राइमरी एविडेंस नहीं है, मैंने 64 तो यही कह रहा है कि आपको प्राइमरी एविडेंस से ही साबित करना है, यदि प्राइमरी एविडेंस नहीं है तब आप सेकेंडरी एविडेंस के रूप में उसको दे सकते हैं। और 65 ये बताता है कि किस प्रकार से सेकेंडरी एविडेंस दिया जाता है। अब आते हैं हम धारा 91 पे। तो 91 ये कह रहा है कि जबकि किसी संविदा के या अनुदान के या संपत्ति के किसी अन्य बयान के निबंधन दस्तावेज के रूप में लखबद्ध कर लिए गए हों तब, एक तो ये बातें हो गई।
तथा उन सब दशाओं में जिनमें विधि द्वारा अपेक्षित है कि कोई बात दस्तावेज के रूप में लिखबद्ध की जाए। तो अब क्या होगा, तो ये कह रहा है कि ऐसी संविदा, अनुदान या संपत्ति के अन्य व्ययन के निबंधनों के या ऐसी बात के साबित किए जाने के लिए स्वयं उस दस्तावेज के सिवाय या उन दशाओं में जिनमें तस्मिन पूर्व अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन द्वितीयक साक्ष्य ग्राह्य है, उसकी अंतर्वस्तु के द्वितीयक साक्ष्य के सिवाय कोई भी साक्ष्य नहीं दिया जा सकता है। तो ये कह दिया। अब इसमें 2 अपवाद है और धारा 92 में 6 अपवाद हैं। एक अपवाद हम इसी अध्याय के धारा 99 में देखते हैं, उसको भी इसी के साथ रिलेट करके हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि वो भी एक अपवाद के रूप में हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे यही बता रहा है कि कोई एविडेंस नहीं दिया जा सकता है, ओरल एविडेंस इसके संबंध में, लेकिन वहाँ कह रहा है कि नहीं, तीसरा व्यक्ति भी दे सकता है जो इससे इस डॉक्यूमेंट में तो वो पक्षकार नहीं है लेकिन उससे हितबद्ध है, वो व्यक्ति साक्ष्य दे सकता है कि नहीं क्या प्रभावित होने वाले मामले हैं क्या नहीं है। अब इसमें जो 2 अपवाद हैं ये कह रहे हैं कि पहला अपवाद तो यही कि कोई यदि पब्लिक हैसियत से कोई पद धारण कर रहा है और उसके बारे में कोई अपेक्षा है कि लिखित में उसके लिए होना चाहिए, तो जब वो अपने पद पर कार्य कर चुका है तो उसके लिए ये बात नहीं देखा जाएगा कि वो लिखित में। अब जैसे एक डीएम है, डीएम का स्थानांतरण हुआ और यहाँ आ गया, वो डीएम के रूप में कार्यभार संभाल लिया, तो अब हम उसको जिला जज के यहाँ ये नहीं चैलेंज कर सकते हैं कि भैया इनके खिलाफ तो कोई मतलब इनके पक्ष में तो कोई ऐसा अध्यादेश ही नहीं जारी किया गया है, ये डीएम के रूप में यहाँ है ही नहीं। तो ये प्रश्न चैलेंज का विषय नहीं है। मान लिया जाएगा कि इसको मतलब एक प्रकार से ये कह लीजिए कि इसको लिखित फॉर्म में देने की ज़रूरत नहीं है। यदि डीएम है तो वो स्वयं को अपने आप को प्रस्तुत कर सकता है कि मैं डीएम हूँ। अब हर जगह उसको इस बात के लिए लेटर दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि देखिए भैया हमको ये विभाग द्वारा मिला है, हम यहाँ के डीएम हैं। तो ये बात यही कह रहा है कि इस चीज़ के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि उसको दिखाना पड़े, वो मौखिक साक्ष्य द्वारा भी साबित कर सकता है। दूसरा अपवाद इसका ये कह रहा है कि जहाँ किसी विल के लिए प्रोबेट मिला हुआ है तो उस मामले में भी ये नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि आप देखे होंगे कि बिल 2 तरीके का होता है, या तो रजिस्टर्ड होगा या तो वो अरजिस्टर्ड होगा। लिखित फॉर्म में होता है लेकिन वो पंजीकृत भी हो सकता है और अपंजीकृत भी हो सकता है। तो जहाँ अपंजीकृत होते हैं उसके लिए प्रोबेट कराना पड़ता है जिला न्यायाधीश के यहाँ। तो जब प्रोबेट की बात आती है तब उसके अंतर्वस्तु के बारे में आप मौखिक साक्ष्य दे सकते हैं, चाहे वो पार्टी पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। तो ये भी एक अपवाद क्रिएट कर रहा है। इसमें 3 स्पष्टीकरण दिए गए हैं। पहला स्पष्टीकरण कर रहा है कि यह धारा उन दशाओं को जिनमें निर्दिष्ट संविदाएं, अनुदान या संपत्ति के व्ययन एक ही दस्तावेज में अंतर्विष्ट हैं तथा उन दशाओं को जिनमें एक से अधिक दस्तावेज में अंतर्विष्ट हैं समान रूप से लागू होंगे। अब इसके कहने का मतलब चाहे एक रूपात्मक दस्तावेज में हो चाहे उसी का कई फॉर्म हो, सारे डॉक्यूमेंट्स के लिए एक ही नियम लागू होगा। ये नहीं होगा कि कई फॉर्म में है तो उसके लिए कोई दूसरा नियम है और एक फॉर्म है तो उसके लिए दूसरा नियम है। दूसरा स्पष्टीकरण कह रहा है कि जहाँ की एक से अधिक मूल है वहाँ केवल एक मूल साबित करना आवश्यक है। तो ये तो पहले से साबित है कि जहाँ कई मूल में है तो उसको आप एक ही प्रति दे करके उसको साबित कर सकते हैं कि यही एक मूल है, इसके भी कई मूल हैं, तो वो मान लिया जाएगा, सभी को साबित करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा स्पष्टीकरण ये करा कि इस धारा में निर्दिष्ट तथ्यों से भिन्न किसी तथ्य का किसी भी दस्तावेज में कथन उसी तथ्य के बारे में मौखिक साक्ष्य की ग्राह्यता का प्रमाणन नहीं करेगा। अब यही जो इसका स्पष्टीकरण 3 है ये रिलेट करता है धारा 99 को। अब धारा 99 को देखा जाएगा तो इसमें ये कह रहा है 99 ये कह रहा है कि दस्तावेज के निबंधनों में फेरफार करने वाले करार का साक्ष्य कौन दे सकेगा? वे व्यक्ति जो किसी दस्तावेज के पक्षकार या उनके हित प्रतिनिधि नहीं हैं। पहला तो ये कंडीशन है। ऐसे किन्हीं भी तथ्यों का साक्ष्य दे सकेंगे जो दस्तावेज के निबंधनों में फेरफार करने वाले किसी समकालीन करार को दर्शित करने की प्रवृत्ति रखते हों। तो ये ऐसे व्यक्ति हैं, जैसे मान लीजिए कि इसमें एक दृष्टांत दिया है कि क और ख लिखित संविदा करते हैं कि क को कुछ कपास ख बेचेगा, जिसके लिए संदाय कपास के प्रदान किए जाने पर किया जाएगा। उसी समय एक मौखिक करार करते हैं कि क को 3 मास का प्रत्यय दिया जाएगा। क और ख के बीच यह तथ्य दर्शित नहीं किया जा सकता था, किंतु यदि यह ग के हित पर प्रभाव डालता है
तो यह ग द्वारा दर्शित किया जा सकेगा। मतलब तीसरा व्यक्ति कोई इनके एग्रीमेंट से प्रभावित हो रहा है तो वह व्यक्ति भले ही संविदा का पक्षकार नहीं है, वो मौखिक एविडेंस दे सकता है कि भैया इनके साक्ष्य से इनके जो संविदा है या अनुदान है उससे हम प्रभावित हो रहे हैं और ये इस प्रकार का संविदा के साथ में मौखिक करार भी किया गया था। अब आते हैं हम धारा 92 में। तो धारा 92 में ये कह रहा है कि जो धारा 91 में बात कही गई है यदि वो साबित हो जाता है कि या तो वो दस्तावेजी फॉर्म है या रजिस्ट्रीकृत है या विधि की यदि कोई अपेक्षाएं हैं कि वो रजिस्ट्रीकृत होनी चाहिए, तो उसके बारे में कह रहा है कि उसके जो कंटेंट्स हैं उसके खंडन के बारे में या उसमें फेरफार करने से संबंधित या उसके जोड़ने से संबंधित या उनमें किसी घटाने के प्रयोजन के लिए किसी प्रकार का कोई साक्ष्य ग्रहण नहीं किया जाएगा। ये बात धारा 92 कह रहा है। लेकिन इसके प्रोविजो 6 ठो हैं। पहला प्रोविजो तो यही कह रहा है कि यदि कोई ऐसा एविडेंस है जिसके वजह से वो सीधे सीधे डॉक्यूमेंट ही इनवैलिड हो जाए या वाइड हो जाए या वाइडेबल हो जाए तो वह एविडेंस दिए जा सकते हैं। जैसे हम लोग एविडेंस से संविदा अधिनियम में पढ़ते हैं, धारा 14 से लेकर के धारा 30 तक वो बातें कही गई हैं कि किन किन मामलों में एक संविदा शून्य हो जाता है या शून्यकर्णी हो जाता है। तो यदि वो कंडीशन लागू होता है तो उसके बारे में साक्ष्य दिया जा सकता है। ये प्रोविजो नंबर 1 कह रहा है। दूसरा प्रोविजो इसका कह रहा है कि दस्तावेज किसी ऐसे तथ्य के बारे में मौन है, मतलब दस्तावेज में कहीं ऐसा नहीं लिखा गया है, लेकिन जो साक्ष्य दिया जा रहा है उसके जो दस्तावेज के जो निबंधन हैं उससे असंगत नहीं है, तो उसके साक्ष्य का जो है मौखिक साक्ष्य दिया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि ए और बी के बीच में कोई संविदा हुआ है और संविदा में वो बात छूट गया है जिसके बारे में वो संविदा का जो डॉक्यूमेंट है मौन है, लेकिन जब उसका कंप्लायंस किया जा रहा है तो उस संविदा से कोई बात असंगत नहीं हो रही है, मतलब जो बातें कही जा रही हैं उस संविदा को इनकंसिस्टेंट नहीं कर रहा है, तब ये कह रहा है कि तब उसका साक्ष्य दिया जा सकता है। ये प्रोविजन नंबर 2 है। प्रोविजन नंबर 3 कह रहा है कि यदि कोई प्रेसिडेंट कंडीशन लगाया गया है और उसी के ऊपर डिपेंड करता है ये संविदा, यानी कि पूर्वभाव्य कोई शर्त लगाया गया है और उसी के ही ऊपर डिपेंड करता है ये संविदा, तो उस पूर्वभाव्य शर्त के बारे में मौखिक साक्ष्य दिया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि ए और बी संविदा करते हैं कि आप दिन भर मेरे दरवाजे का देखभाल करेंगे तब मैं आपको 2000 रुपया देंगे। अब 2000 रुपया देने का तो संविदा कर लिए, लेकिन शर्त ये था कि आप दिन भर हमारे दरवाजे का देखभाल करेंगे। अब पता चला कि वो दिन भर दरवाजे का देखभाल किया नहीं और 2000 रुपये का डिमांड कर दिया संविदा के आधार पर। ये कह रहा है कि नहीं, इस मौखिक शर्त को आप जो उसमें नहीं मेंशन किया गया है, लेकिन यदि कोई पूर्वभाव्य शर्त है, अन्य भी कई उदाहरण हैं इस खुद एक्ट में ही दिए गए हैं या टीपीए को आप पढ़ेंगे उसमें भी देखेंगे प्रेसिडेंट कंडीशन के बारे में या सब्सिक्वेंट कंडीशन के बारे में, तो वहाँ भी दिया गया है। तो यदि इस टाइप का है कि किसी पूर्वभाव्य शर्त पर ही डिपेंड करता है कोई वो संविदा जिसका एग्जीक्यूशन होना है, तो आप उस पूर्वभाव्य शर्त का जो मौखिक रूप में है, लिखित में नहीं है, उसको आप साबित कर सकते हैं कि नहीं साहब पहले इसको पूरा करना पड़ेगा तभी ये संविदा भी एग्जीक्यूट होगा। तो ये इसका आपका तीसरा प्रोविजो हो गया। अब चौथा प्रोविजो ये कह रहा है कि कोई ऐसी संविदा है जो अभी धारा 92 और 91 में जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये कह रहा है कि उसके बाद कोई ऐसी संविदा हुई है जिसके वजह से वो पहले वाला संविदा में किसी प्रकार का जो है विखंडित करने वाला है या उपांतरित करने वाला है, या कोई ऐसा रजिस्ट्रीकरण के कह रहा है जिसमें दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण के बारे में तत्समय प्रयुक्त विधि के अनुसार उसका रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है, तो उस तरीके का यदि कोई बात है तो एविडेंस दिया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि आप वसीयत किए और बाद में फिर आप वसीयत को आपने दूसरा वसीयत करके खंडन कर दिया, तो आप उस दूसरा जो वसीयत हुआ है पश्चातवर्ती, उसका आप हवाला दे सकते हैं कि भाई पहला वाला तो खंडित हो चुका है, हम दूसरा वसीयत कर चुके हैं। दूसरी बात ये कह रहा है कि जैसे मान लीजिए कोई ऐसी एग्रीमेंट हुई दो व्यक्तियों के बीच में
और पता चला कि फिर सब्सिक्वेंट कोई ऐसा फर्दर जो है एग्रीमेंट हुआ कि नहीं, पहले वाले एग्रीमेंट को हम लोग रद्द करते हैं। तो अब जब दूसरा वाला कोई एग्रीमेंट इस तरीके का रजिस्टर्ड हो गया कि पहले वाले किसी एग्रीमेंट को हम रद्द करते हैं, कैंसिल करते हैं, तो अब उसका एविडेंस दिया जा सकता है कि नहीं भाई पहले वाला जो था वो तो रद्द हो गया दूसरे वाले की वजह से। तो यही ये कह रहा है कि तब आप उसमें कर सकते हैं। पांचवा इसका प्रोविजो कह रहा है कि कोई ऐसा प्रथा या रूढ़ी है, ये कह रहा है कि कोई प्रथा या रूढ़ी जिसके द्वारा किसी संविदा में अव्यक्त रूप से वर्णित न होने वाली प्रसंगतियां उस प्रकार की संविदाओं से प्राय उपबद्ध रहती हैं, साबित की जा सकेंगी, परंतु यह तब जबकि ऐसी प्रसंगतियों का उपबंधन संविदा में अव्यक्त निबंधनों के विरुद्ध या उससे असंगत न हो। जैसे कोई ऐसी संविदा हुई है और संविदा जहाँ हुई है वहाँ के ऐसी कोई प्रथा है, रूढ़ी है, जिसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए कि दो व्यक्तियों के बीच में संविदा हुआ कि फलाने तारीख को आप इतना माल हमको देंगे, हम आपको इतना पैसा देंगे, लेकिन जो वहाँ का व्यापारिक प्रथा ये है कि सुबह से लेकर के 7 बजे तक ही दुकान खुले रहेंगे। जैसे अभी लॉकडाउन में जियो जारी हुआ था, शासनादेश जारी हुआ था कि 7 बजे के बाद दुकानें नहीं खोली जाएंगी, सुबह 8 बजे से लेकर के शाम को 8 बजे तक ही दुकानें खोली जाएंगी। तो ऐसा कुछ है, तो पता चला कि आप रात को 11 बजे कोई सामान लेके आ रहा है, तो उसके बारे में आप संविदा भले नहीं है, संविदा होने के बावजूद भी आप उसका एविडेंस दे सकते हैं कि नहीं साहब ये तो हमारे प्रथा के विपरीत जा रहा है, हमारे यहाँ का ये प्रथा है कि नहीं दिन में ही दुकानें खुलती हैं, दिन में ही उसका कंप्लायंस कराया जा सकता है, एजुकेशन कराया जा सकता है जो संविदा हुआ है। तो उसके बारे में कह रहा है कि आप कोई भी जो असंगत न हो उस संविदा से आप उसका एविडेंस दे सकते हैं। लास्ट का जो प्रोविजो है ये कह रहा है कि कोई तथ्य जो यह दर्शित करता है कि किसी दस्तावेज की भाषा वर्तमान तथ्यों से किस प्रकार संबंधित है, साबित किया जा सके। जैसे कोई इस भाषा में है, जैसे मान लीजिए कोई फ्रेंच भाषा में, उर्दू भाषा में है, या किसी ऐसे अपठनीय भाषा में है जिसमें एग्रीमेंट हो चुका है या संविदा हो चुका है, या इंग्लिश में ही है, तो उसका इंटरप्रिटेशन कर करके ये एविडेंस दिया जा सकता है कि नहीं इसका सही अर्थ यही हुआ और इसी तरीके से इसका कंप्लायंस किया जाएगा। तो ये रहा धारा 91 और 92, जिसको हम लोग रिलेट करके धारा 59, 61 और 64 से देखते हैं कि धारा 91 और 92 में किस प्रकार से हम एविडेंस दे सकते हैं। और इसका प्रोविजो जो खुद का जो है, 2 प्रोविजो आपके है, क्या नाम है कि धारा 91 में 6 प्रोविजो है धारा 92 में, और एक धारा 99 में भी बताया गया है कि तीसरा व्यक्ति भी एविडेंस दे सकता है जो कि उसका पक्षकार नहीं है। तो इस प्रकार से ये हम लोगों ने देखा है कि यदि कोई दस्तावेजी साक्ष्य है तो मौखिक साक्ष्य का अपवर्जन किस प्रकार से करता है, और वो दस्तावेजी साक्ष्य या तो प्राइमरी एविडेंस के रूप में या सेकेंडरी एविडेंस के रूप में ही दिया जा सकता है, और यदि कोई इसमें अपवाद लागू होता है तो उस अपवाद का प्रयोग करके ही हम उसका एविडेंस दे सकते हैं, अन्यथा नहीं दे सकते हैं। अब हम दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे कि पेटेंट एम्बिग्यूटी क्या है, लेटेंट एम्बिग्यूटी क्या है, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।